हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बढ़िया ढंग से मस्ती में पढ़ाई कर रहे होंगे। जेईई मेन की डेट्स भी आ रही हैं, आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत शानदार सा क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगभग लगभग पूरे मैकेनिक्स की एक प्रॉपर फीलिंग, और उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं जिस तरीके से आप उस क्वेश्चन के साथ लगभग लगभग पूरे मैकेनिक्स की ट्रिक्स को रिवाइज कर लोगे और ढंग से रिवाइज कर लोगे। तो अब बहुत भोकाली वाला कंसेप्ट होने वाला है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अमेजिंग कंसेप्ट्स जो आपकी इस जेईई की जर्नी को और अच्छा और पर्टिकुलर बना देंगे और आपको काफी अच्छा अपलिफ्टिंग देंगे, राइट। तो भैया पहली बात शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग मैकेनिक्स से शुरू करने जा रहे हैं और आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ बढ़िया बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, यहां पर हम ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा समय खराब किया था, लेकिन अगर आपने अपने कंसेप्ट और अपने फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से रखा है तो आपको कभी भी कोई भी चैलेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं क्लास के नोट्स बहुत प्रॉपर रखना, क्योंकि मेरे दिए गए सारे गुप्त ज्ञान अगर आपके पास रखे हुए हैं वो सब क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेईई 2019 में आया हुआ ये प्यारा सा क्वेश्चन। एक बार जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़िए फटाफट, और खुद से करने की कोशिश भी करिए एक बार। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले ट्राई करें एक बार जरूर। उम्मीद कर रहे हैं आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, नहीं किया है तो पॉज जल्दी करो, पहले ट्राई करो फिर आगे देखो, ठीक है। क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चन के गो थ्रू बोलेंगे तब क्वेश्चन को समझने का मजा भी कुछ अलग होता है और आपके दिमाग में आई हुई बहुत सारी अप्रोचेस को डिस्कस करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हम यहां पर बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k। क्या दे दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और बोला गया द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द 2 अदर ब्लॉक्स। अब 2 अदर ब्लॉक्स यहां पर जोड़ कनेक्ट कर दिए गए, किससे कनेक्टेड है, ये पुली के माध्यम से कनेक्टेड है, राइट। और अब आपसे पूछा गया इनका मास, एक का m दे दिया गया और एक का 2m दे दिया गया यूजिंग मासलेस पुली। देखो ये दोनों पुली कैसी है, two massless pulley, using these two massless pulley। अब पूछा गया सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब क्या क्या गिवन है, प्रारंभिक वेलोसिटीज आपको 0 गिवन है, ये भी 0 है और ये भी सिस्टम रेस्ट पे था, मतलब इसकी वेलोसिटी भी 0 है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब बोला गया है सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनस्ट्रेस्ड स्टेट। अप नहीं है, ये अन है, अन, ठीक है ना, अन stressed state, the maximum extension of the spring is x naught, which of the following option is are correct। बोला गया स्प्रिंग में जो मैक्सिमम खिंचाव आया वो x naught का है, तो बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे इन गिवन ऑप्शंस में। पूछे गए हैं x naught की वैल्यू, स्प्रिंग जब x naught by 2 पर है तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, मतलब 2m वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी गई है। एट द एक्सटेंशन ऑफ x naught by 4 है, सॉरी यहां पर ये x naught बटे 4 है। द स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज 3g/10, मतलब एक्सीलरेशन पूछा गया है उसी ब्लॉक का जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, कब, जब x naught by 4 का इलॉन्गेशन है। और रिलेशनशिप पूछा गया a1 a2 a3 के बीच में, ये आपको दिया गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो एटवुड मशीन एनएलएम की कहानी लेके आ रही, ब्लॉक ऊपर नीचे ऑसिलेट होने वाले, एनर्जीज पोटेंशियल काइनेटिक का चेंज होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा, वर्क पावर एनर्जी प्लस सिंपल हार्मोनिक मोशन कंबाइंड हो गया। तो हम लोग एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और एसएचएम, इस क्वेश्चन को इन तीनों ट्रिकों से, इन तीनों चैप्टर्स के सारी ट्रिक्स को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो सभी बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली याद होगा, पता होगा और उम्मीद करते हैं वो लोग उपयोग भी करते आ रहे होंगे, वो है कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में। जो एक्सीलरेशन का रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अगर ये वाला ब्लॉक a1 एक्सीलरेशन से आगे आता है, किस एक्सीलरेशन से आगे आता है बेटा, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड विद a1 एक्सीलरेशन देन दिस पुली मस्ट बी गोइंग डाउन विद द एक्सीलरेशन ऑफ a1। और हम लोगों ने एक कंसेप्ट बहुत प्यारा पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, दैट एक्सीलरेशन ऑफ अ पुली इज एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ इट्स एंड, उसके एंड्स का एवरेज एक्सीलरेशन के बराबर होती है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा बेबा,
A1 प्लस A2 बाई 2। सभी की डायरेक्शन सेम है तो ऐसा हमें डायरेक्शन को लेके वरीड नहीं होना है। अगर किसी डायरेक्शन अपोजिट होती तो हमें डेफिनेटली माइनस साइन लिखना पड़ता, लेकिन यहां पर सारे डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्टली प्लस साइन का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो आपने कहा सर सबके सब खिंचाव वाले हैं, सबके सब दूर जा रहे हैं, सबके डायरेक्शन सेम है, तो एक्सीलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो एक्सीलरेशन ऑफ द पुली जो होता है वो दोनों एंड्स के एक्सीलरेशन का एवरेज होता है, ये बात हम सभी को पता है। अगर मैं यही सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करूं तो आई थिंक हम बहुत जल्दी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। आपने बोला सर A1 दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू, दोनों एक्सीलरेशन नीचे की तरफ दिए गए A2 प्लस A3 बाई 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। एक अगर हम देखें इसको घूरते हुए तो A1 उधर जाएगा और A3 इधर जाएगा, तो ये रिजल्ट भी हमको वही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पहला वाला तो बड़ा आसानी से हो गया और बहुत सिंपल कंसेप्ट के थ्रू हो गया। आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे गुप्त ज्ञान में दिए गए हैं, कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात है कि सर इसका मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। अब मैक्सिमम इलोंगेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालें? क्योंकि हमको ये बात पता चल रही है कि सर ये ब्लॉक भी आपस में मूव करेंगे, तो क्या होता है जब पहली बार आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं आ जाती हैं कि सर ये ब्लॉक भी मूव कर रहे होंगे, इनका टेंशन भी अलग अलग हो रहा होगा, क्योंकि इस पुली का एक्सीलरेशन A1 कोई कांस्टेंट तो है नहीं, हर समय बदल रहा होगा। जब पहली बार हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, हम सॉल्यूशन बनाने बैठे थे, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक हुई थी, बात ये स्ट्राइक हुई थी कि यार A1 भी वेरिएबल तो इसका टेंशन भी वेरिएबल, तो हर एक पार्टिकल का मोशन पूरा वेरिएबल मोशन होगा, मतलब किसी पार्टिकल को कैसे मान के करें। फर्स्ट थॉट आया था वो यही आया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा दूर से देखा क्वेश्चन को और हमने देखा यार कुछ और भी कर सकते हैं क्या। याद करिए हमने आपको एक बड़ी बढ़िया सी चीज समझाई थी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर किसी एक मास से रिप्लेस कर दें तो इसका इंटरनल मोशन हमको लफड़ा कम करे। मतलब अगर किसी तरह कोई मेरा इंटरनल मोशन संभाल ले तो अपना बवाल खत्म है, फिर तो हमारे लिए एक ब्लॉक दो जुड़े ब्लॉक को मोशन हो जाएगा। तो आपने कहा इसका मतलब हम पुली को अगर एक मास से रिप्लेस करते हो तो काम हो जाएगा। अरे बोल हाँ या ना, पक्की बात है। तो हम लोगों ने क्या कुछ ऐसा पढ़ा था, मास इक्विवेलेंट ऑफ एडवुड, याद आता है? जब भी कोई पुली होती है जो मासलेस है, अगर उसकी रस्सी में टेंशन T और T है तो उसके अपर पार्ट में टेंशन कितना होगा 2T, क्योंकि पूरी पुली मासलेस है तो नेट फोर्स कितना होता है बेटा 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया, T नीचे की तरफ तो 2T ऊपर की तरफ, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो ये जो पूरा का पूरा पुली मास सिस्टम है, इट इज अप्लाइंग अ 2T फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर सीलिंग या इस रस्सी पर। तो इस वाले रस्सी को क्या लग रहा है कि नीचे क्या लटका हुआ है, तो आपने बोला सर उसको तो ये लग रहा है ना 2T वेट का कुछ लटका हुआ है, उसको क्या मतलब कि नीचे क्या हो रहा है। उसको यहां पर जो फीलिंग आएगी, अगर आप पुली को ऐसे पकड़ोगे तो आपको लगेगा आप 2T वजन उठाए हुए हो, यही तो है। T बराबर कितना होता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे पकड़ लूं तो क्या मेरा अगर मैं इसको हाथ से पकड़ूंगा तो मुझे दिखाई पड़ेगा नीचे की तरफ जो वजन मैं पकड़े हुए हूं वो m इक्विवेलेंट इनटू g के बराबर है। और अगर ध्यान से देखिए तो टेंशन तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 ही होता है। आपने कहा सर बात तो ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर मास कैन बी ट्रीटेड एज अ 2T, और 2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने बोला 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। g से ये वाला g कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से दैट m इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कितना हो गया बेटा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये हो गया कि अगर हम इस पुली को यहां से पकड़ लें तो मेरे हाथ में जो इस पूरी पुली का वजन होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस मास ओनली, राइट। तो इस पूरे के पूरे पुली को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मास इक्विवेलेंट। आपने कहा फायदा क्या हो गया, मैंने कहा देखो पहले रिप्लेस करते हैं और फिर आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट याद दिलाते हैं। तो अगर हम इस पूरी के पूरे सिस्टम को देखें तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का मास इक्विवेलेंट कितना आ गया, आपने कहा सर 4m इंटू 2m g अपॉन 3m, राइट, m प्लस 2m। तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर यहां से अगर हम m इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 8m/3। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, आपने कहा सर अब अगर यहां से पूछा गया है प्रारंभिक तौर पर इस पर कोई इलोंगेशन नहीं है, ये तो सिंपल L लेंथ की है, मतलब यहां पर इलोंगेशन तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही अचानक से हम इसको छोड़ेंगे तो क्या मेरे प्यारे बच्चों वो वाला केस याद आता है जिसको हमने बोला था सडन रिलीज, इफ मास इज सडनली रिलीज, याद आ रहा है। एक स्प्रिंग से यहां पर एक मास m को छोड़ा था, इसको यहां से सडनली रिलीज कर दिया था और मैंने आपको समझाया था कि x मैक्सिमम जो होता है
इट इज इक्वल टू 2F सडन फोर्स जो भी लगा अपॉन की जो मैक्सिमम इलोंगेशन आता है फ्रॉम द गिवन पोजीशन। कहां से बेटा? फ्रॉम गिवन पोजीशन। याद आ रहा है? ये बहुत है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इस ट्रिक को अपने दिमाग में अपने नोट्स में जरूर डालें, क्योंकि ये वो ट्रिक है जो आपको बहुत भारी क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उन क्वेश्चंस को यूं खत्म करा देगा। मैं अभी आपको बताता हूं एक छोटा एग्जांपल के साथ भी। फ्रॉम गिवन सिचुएशन, इसको दिमाग में रखना है, एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला सिस्टम याद है, ये वाला कंसेप्ट दिमाग में है, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो एक्स मैक्सिमम कितना हो गया? एफ सडन अपॉन के, राइट? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 8m/3 जी अपॉन के। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां से एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 16mg/3 के, एंड दिस इज द एक्स मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू हम लोगों को एक्स नॉट भी बोली गई है। कितनी बोली गई बेटा? एक्स नॉट। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट कर ली। बेटा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यही सिचुएशन अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके दिमाग में डालूंगा ताकि आप लोग इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ भी सकें। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में रखिएगा ऑफ दिस ट्रिक। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि ये एक स्प्रिंग लटकी हुई है और ये मास यहां पे इक्विलिब्रियम पे है। मास इज एट इक्विलिब्रियम, मास इज एट इक्विलिब्रियम। अगर मास इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब आप बोलेंगे सर इसका मतलब mg जो होगा वो kx से बैलेंस्ड होगा। यहां पर mg जो लग रहा होगा वो kx से बैलेंस्ड होगा। आपने कहा सर बात तो सही है, mg kx के बराबर होगा, तो इस पर x एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? आपने बोला mg/k। ये आपकी गिवन सिचुएशन है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए इन द गिवन सिचुएशन, आपसे बोल दिया जाए if block starts accelerating upward, block starts accelerating upward suddenly, find maximum elongation in स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा ये बता दो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जनरली अब तो शायद बहुत ज्यादा जगह मैंने बताई है तो बहुत जगह पहुंच गई होगी, लेकिन कम जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड सडनली, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा? क्या फोर्स सडन लगा? अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सडन फोर्स लगा दैट इज, क्योंकि जैसे ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगी तो अगर हम इसके फ्रेम में देखेंगे तो यहां पर एक सडनली सूडो फोर्स आएगा नीचे की तरफ, और दैट इज इक्वल टू ma। तो आप बोलेंगे सर इस समय जो सडन फोर्स होगा वो ma के बराबर होगा, तो x मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 2ma/k। फ्रॉम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा दैट इज ऑफ दिस वन, वो 2ma/k के बराबर हो जाएगा गिवन सिचुएशन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, और बहुत बड़े क्वेश्चन, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत बड़े क्वेश्चन को ये यूं चुटकियों में सॉल्व करती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको पहले क्वाड्रेटिक बनाओगे पगला जाओगे भी, फिर आपको रिजल्ट आएगा। ये एक लाइन में आ गया। आपने कहा एक्स टोटल कितना हो जाएगा? आपने कहा सर टोटल इलोंगेशन की बात करोगे तो 2ma/k प्लस mg/k, क्योंकि mg/k पहले का था, खत्म। दिस इज द आंसर। तो मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं यहां पर, ये क्वेश्चन कराने का लॉजिक सिर्फ इतना था कि एफ सडन टोटल नहीं है, वो उस गिवन सिचुएशन से कितना नीचे और आएगा मैक्सिमम वो बताता है। गिवन सिचुएशन में कहा था उसको आपको ऐड फर्दर करना पड़ेगा। ये छोटी बात दिमाग में रखो। बोलो मजा आया? पक्की बात है? तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या सीख लिया बेटा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अब 2 मास सिस्टम बन गया। स्प्रिंग से जुड़े 2 मास, काम खत्म। और स्प्रिंग किससे जुड़ी है? एक ब्लॉक से जुड़ी है। तो अब हमारे लिए मैक्सिमम निकल के आ गई, हमारी कहानी बिल्कुल चेंज।
अब हमारे लिए कैलकुलेशन क्या है? अब आपने कहा सर अब हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी x0/2 पर, एक्सेलरेशन क्या होगा x0/4 पर। तो मैंने कहा अब तो यार मोशन भी देखना पड़ेगा, लेकिन पूछा किसका गया है? आपने कहा पूछा इस वाले का गया है। मैंने कहा अंदर वाले किसी का? आपने कहा नहीं, उससे तो नहीं पूछा गया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, जब उसका नहीं पूछा गया तो उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निकाल हम उसका भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी ट्रिक समझाऊंगा, अभी आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी इसका पूछा गया है, तो मतलब स्प्रिंग से जुड़े हुए मास के मोशन को देखना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी को देखा जा सके। अच्छा जरा घूरो, क्या ये मोशन आपको एक वापस से सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं समझ में आता? अब एक ब्लॉक लटका, इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी फिर जाएगी। तो इट इज वेरी सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये क्या हो गया? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो हो गया, लेकिन एक ब्लॉक लटका हुआ और एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे, तो एक ब्लॉक के कारण फोर्स है और एक ब्लॉक के कारण फोर्स नहीं है। लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की खास बात क्या थी याद है? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लड़का कौन सा नहीं लड़का है, mg sin थीटा लग रहा है कि mg लग रहा है कि कौन सा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई अलग फोर्स लगा रहे हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो जो अपना इक्वेशन बनती थी याद है, जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। जो भी टोटल मास है वो सिर्फ k और मास पे डिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। अरे याद आ रहा है? पक्की बात है, एकदम पक्का। तो आपने कहा ओमेगा वर्ग कितना हो जाएगा? अंडर रूट k/m। अभी कई बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ाएंगे तो याद दिला देंगे। जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। m प्लस ओहो कितना हो गया? 2m प्लस सॉरी 2m, टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे? k/2m प्लस 8m/3। तो 3 दूनी 6 और ये 14 और ऊपर 3 चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3k/14m। दिस इज ओमेगा। आपने कहा सर बहुत अच्छा, तो सिस्टम भी पता चल गया, इसका मोशन भी पता चल गया, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो इंपॉर्टेंट भी है। प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी दी गई? 0। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, प्रारंभिक मतलब जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, क्या उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन? याद आ रहा है? ये क्या हो गया बेटा यहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपने कहा जब ये सबसे दूर जाएगा, सबसे एट मैक्सिमम इलोंगेशन। तो अगर हम बात करेंगे एट मैक्सिमम इलोंगेशन, जब इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उस कंडीशन पर भी पार्टिकल तो रुका ही होगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई होगी बेटा? ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई होगी? 0। वापस से तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई होगी, राइट? तभी तो रुका होगा, तभी तो मैक्सिमम इलोंगेशन। इलोंगेशन जब मैक्सिमम होगा तो वापस आएगा, राइट? तो उसमें वेलोसिटी 0 होगी। तो आपने बोला सर एक एक्सट्रीम पोजीशन ये मिल गई, एक एक्सट्रीम ये मिल गई। आपने कहा अरे वाह, इनके बीच की दूरी? आपने कहा सर यहां पर ये लेंथ l थी और ये लेंथ हो गई l प्लस x0। तो भाई साहब इसके बीच वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर यहां से x0/2, ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, इसको हम लोग बोल देते हैं मीन पोजीशन। आपने कहा हाँ यार, बोलो भाई बात समझ में आती है कि नहीं आती? दैट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये मीन पोजीशन हो गई तो भाई साहब अपनी कहानी सेट हो गई। अब हमको क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी, तो आपने कहा सर पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो हमको पता है x बराबर a sin ओमेगा टी, और यहां पर अगर हम एम्पलीट्यूड देखेंगे तो एक्सट्रीम और मीन के बीच की दूरी, इसी को तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू x0/2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज कॉल्ड एज x, जो इसका मोशन आ गया पार्टिकल का। अब पार्टिकल का मोशन में डिस्क्राइब कर दिया, किसी भी टाइम t पर पूछ ले, अब हम सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि हमें जनरल मोशन पूरा पता है, राइट? लेकिन 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 चैलेंज क्या आया? उन्होंने चैलेंज में हमसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सटेंशन इज x0/2 और एक्सीलरेशन बताओ। अगर वो x0/3 पूछ लेते, x0/4 पूछ लेते या वेलोसिटी, तो फिर हमें कैलकुलेशन पे जाना पड़ता। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछ ली, x0/2। जब पार्टिकल x0/2 की बात कर रहे हैं, मतलब जरा एक बार थोड़ा खड़को, जरा चमको जरा इस बात को देख के। x0/2 जब इलोंगेशन होगा उस समय पर पार्टिकल किस पोजीशन पर है? ये पोजीशन पार्टिकल की कौन सी है? जब पार्टिकल का इलोंगेशन x0/2 है तो ये वाली पोजीशन कौन सी चमक रही है? और मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है? कुछ याद आता है क्या? क्या होती है वेलोसिटी? अगर हम बात करें तो वेलोसिटी एट
एक्स नॉट बाई टू इट इज द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज डिफाइंड एज ए ओमेगा। अगर ये खड़क जाता, आप खुद देख लीजिए मैंने कैलकुलेशन के कितने स्टेप लिखे हुए, मैंने सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर बेस काम किया कि हाँ यहां पर ये एक्सट्रीम तो इसके बीच वाली पोजीशन मीन, सिंपल कंडीशन, राइट, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसा कि टकरा तो रहा नहीं है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ए ओमेगा, ए कितना है अपने पास, आपने कहा सर एक्स नॉट बाई टू हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, आपने कहा सर यही तो होता है एम्पलीट्यूड, दिस इज ए, दिस इज ए, इसके बाद ऐसे नाचेगा, तो आपने कहा सर ये तो वैल्यू अपने पास आ गई। ए कितना हो गया, आपने कहा सर एक्स नॉट बाई टू, और ओमेगा कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 3k अपॉन 14m। वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, एक्स नॉट हो गया बेटा 16 mg अपॉन 3k मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के अंदर 3k अपॉन 14m। g बाहर रह जाएगा, m स्क्वायर k स्क्वायर अंदर जाएंगे तो ऊपर m बच जाएगा, नीचे k बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, नीचे 42 बाई 2 और है तो 2 और यहां रहेगा, ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8g अंडर रूट ऑफ k अपॉन m अपॉन 42। थोड़ी सी जगह यहां पे कम हो गई है तो जरा ध्यान से देखिएगा, 8g अंडर रूट के अंदर m अपॉन 42k, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ गया। देखो 14 3 42 नीचे हो जाएगा, रूट थ्री से कैंसिल होगा, 14 3 42 नीचे आ जाएगा, राइट। तो वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, एक लाइन में आंसर निकल के आ गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई x नॉट बाई टू पर, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू x नॉट बाई टू, इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज 8g अंडर रूट के अंदर m अपॉन 42k, दिस विल बी द वेलोसिटी एट x नॉट बाई टू। फिर पूछा गया है एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू x नॉट बाई 4। अब ये कैसे निकाले, देखो जरा एक बार वापस से दिमाग लगाओ, बैक जाओ, पीछे जाओ, देखो एक्सीलरेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? सबसे आसान होता है यार, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर देखो अगर वेलोसिटी x बराबर x नॉट बाई टू मतलब मैक्सिमम नहीं पूछी जाती, फिर हमें प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ता, और मैं एक बार लिख भी देता हूं, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर हमको x की जो भी वैल्यू डाली जाती, हम x की वैल्यू डालते, फिर वेलोसिटी निकल के आती, आंसर आना था, राइट, क्योंकि x यहां पर x होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, याद रखिएगा ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर आप लोग भूल गए हो फॉर्मूला तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली याद आ गया होगा, और जिनको थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आप यहां पर मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पर है तो x की वैल्यू शून्य हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जीरो है। ये x वो वाला x नहीं है स्प्रिंग का इलॉन्गेशन वाला, ये x क्या होता है, मीन पोजीशन से दूरी होती है, राइट। तो वही फॉर्मूला यहां पर लगा सकते थे, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। a बराबर क्या हो गया, x इज इक्वल टू x नॉट बाई 4, तो हम यहां पर डायरेक्टली बोल सकते थे इट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया है 3k बाई 14m, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन 14m, और x नॉट की जगह x नॉट बाई 4 बोला गया है, ये हो जाएगा 3k अपॉन 14m इंटू एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास 16 mg अपॉन 3k, और 1/4 और हो गया यहाँ पे, माइनस साइन तो डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3k से ये 3k पूरा चला गया, m से m चला गया 14 4, और ये हो जाएगा 2g 2 से 7 कैंसिल बाई 7, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का 2g बाई 7। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2g अपॉन 7, एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज अगेन वेरी अमेजिंग। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स से बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, बट हाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा था ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें थी जिसको लेके अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए, और बट क्वेश्चन इज वेरी अमेजिंग। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जेईई के लिए काफी अच्छे तरीके से तैयार करेगा, और इसके माध्यम से आप
काफी हद तक चीजों को क्विकली रिवाइज कर ले जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फ्यूचर के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आप लगातार आप इनहेंस होते चले जाएंगे, राइट। तो यहां पे अगर देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग और द मैक्सिमम 3g/10 दोनों ही आंसर मैच नहीं करते, तो न ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही। द ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट कम्स आउट टू बी द फोर्थ वन। ठीक है, वो वहां से मैच हो रहा है, तो फोर्थ इज द करेक्ट। बाकी सब गलत थे, लेकिन सबको चेक करना जरूरी था, और चेक करते दौरान आपने बहुत सारी चीजों को रिवाइज किया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जिस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत प्यारी बातें सिखाने वाला हूं, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा। और एक सिंपल से क्वेश्चन की सिंपल सी कहानी। A conducting parabolic shape initially y equals to x square is moving with velocity, आपको बोला गया v बराबर v naught I cap in non uniform magnetic field given as b is equals to v naught 1 plus y by l की power beta k cap as shown in the figure. If v naught and l and beta are positive constant, then delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire. कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस है कि डेल्टा फाई, ये तो कुछ ऑप्शन उन्होंने गलत लिख दिए, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिखना पड़ा क्योंकि वो गलत बन गया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेल्टा फाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी नॉट इनटू एल। जे एडवांस 2019 का ही ये क्वेश्चन है। जे एडवांस 2020 के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम हम आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार देते रहेंगे। आप बताइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा चाहिए, वो बताइएगा तो हम और भेजेंगे। डेल्टा फाई इज द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस। डेल्टा फाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो अराइज हो रहा है, इसके बारे में पूछा गया। एक पॉज लो, क्वेश्चन एनालाइज करो, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इसका गुप्त ज्ञान ध्यान से समझना। पहले द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज सिंपली डिफाइंड एज कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है डीवी दैट इज इक्वल टू वी क्रॉस वी डॉट डीएल। इसका मतलब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो डेल्टा वी जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो वी इंटू एल इफेक्टिव के बराबर होता है। एंड एल इफेक्टिव इज कॉल्ड एज द, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखवाया है, कई जगह लिखवाता हूं मैं इसको। एल इफेक्टिव इज द लेंथ बिटवीन एंड पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस वी और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। जो v क्रॉस v है वो किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। तो इफेक्टिव लेंथ बतानी होती है, मतलब जो ईएमएफ आप लोग याद रखते हैं ना कई बार कि सर जो डेल्टा v होता है इट इज इक्वल टू BVL। VVL में जो L है वो क्या है, दिस इज द L इफेक्टिव। ये क्या L इफेक्टिव क्या होता है, उस वायर के एंड पॉइंट के बीच की दूरी किस दिशा में, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की दिशा में। बहुत सिंपल कंडीशन। और अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किस दिशा का, उसी दिशा का, राइट। चलो आओ पहले दिखाते हैं आपको, फिर कहानी को समझाते हैं। अब जैसे यहां पर बात करें, इसका प्रारंभिक पॉइंट यहां पर है और एंड पॉइंट बी पॉइंट पर है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाएगा व्हाट इज द ईएमएफ अराइजेस या पोटेंशियल कितना आएगा, इंड्यूस कितना होने वाला है, तो व्हाट आई विल से कि भैया देखो BVL होगा, तो फाई हमको ये तो पता है डेल्टा वी के लिए BVL होने वाली, लेकिन अब आपने कहा सर यहां पर तो ये वेरिएबल है। मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो वेरिएबल है, तो अब डायरेक्टली बोलना गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। आपने कहा डेल्टा फाई बराबर हाफ वी नॉट इंटू एल फॉर बीटा इक्वल्स टू 0। आपने जैसे बीटा बराबर 0 रखा तो यहां पर कहानी क्या समझ गई, आपने कहा सर बीटा बराबर 0 मतलब ये फैक्टर 1 हो गया, तो बीटा बराबर 0, अगर बीटा की वैल्यू 0 है तो बी बराबर बी नॉट के हो गया। तो आपने कहा इसका मतलब फील्ड कैसी, आपने बोला सर इसका मतलब फील्ड इज यूनिफॉर्म। और अगर मेरे प्यारे बच्चों फील्ड यूनिफॉर्म हो गई तो हम एक बार में क्या इस चीज को बोल सकते हैं कि भैया दिशा, डायरेक्शन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो आपने कहा सर अब हमको देखनी इन दोनों एंड के बीच की दूरी किस दिशा में, आपने कहा मैग्नेटिक फोर्स या V क्रॉस B के दिशा में। मैग्नेटिक फोर्स कैसे देखते हैं, आपने कहा सर देखो अगर हम यहां पर देखें तो ये किधर की तरफ है, वेलोसिटी बाहर की तरफ। आपने कहा यस बिल्कुल सही बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये किधर की तरफ हो जाएगा। आपने कहा सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं V क्रॉस V की बात करेंगे तो ये इधर की तरफ, अरे बोलो हाँ।
और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, बाहर की तरफ। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। तो अगर हम यहां पर डिफाइन करें तो थप्पड़ देखो कुछ ऐसे बनाएगा, दिखाई पड़ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, भावना को समझना, मैं ऐसे दिखाता हूं, उधर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ और बी आगे की तरफ, तो थप्पड़ किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। बोलो हाँ है ना। तो आपने कहा सर वाई की दिशा में डिस्टेंस बता दो, क्योंकि फोर्स किस दिशा में। तो आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस v। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन माइनस आई कैप माइनस वाई कैप। तो आपने कहा सर इसका मतलब हमको एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर डेल्टा फाई की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे लिए सिंगल लाइन सॉल्यूशन हो गया बी वी इंटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव किस दिशा में, वाई की दिशा में। तो ए से बी के बीच की दूरी इफेक्टिव कितनी है, आपने कहा सर ये दूरी यहां से यहां तक की एल है। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी वी इंटू कैपिटल एल। तो इफ बीटा इज इक्वल टू 0, अगर बीटा 0 है तो, एंड दिस इज द हाफ, तो ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सिंपल कंडीशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करा आपने, बस दो कंसेप्ट याद रखने चाहिए कि v क्रॉस v की दिशा में एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लो। v क्रॉस v y की दिशा में, y का दिशा मिल गया तो a और b के बीच की दूरी y की दिशा में कितनी, l। काम खत्म, पिक्चर क्लोज। पूछा गया डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द y एक्सिस। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। Delta phi remains the same if the parabolic wire is replaced by a straight wire that is y बराबर x and length is equal to root 2l। y बराबर x हो और लेंथ रूट 2l हो जाए, अगर लेंथ रूट 2l हो जाए तो इस कंडीशन की बात कैसे करेंगे बेटा। आपने कहा सर इस कंडीशन में तो सिंपल कंडीशन होगी, अगर y बराबर x की बात करेंगे तो मतलब एंगल 45 डिग्री, और अगर इसकी लंबाई रूट 2l हो गई तो बेटा इसकी ये वाली लंबाई एंड पॉइंट के बीच की लंबाई कितनी होगी। तो आपने कहा सर अगर मैं यहां पर बात करता तो ये रूट 2l परपेंडिकुलर की बात करते तो साइन 45 डिग्री हो जाता, इट्स अगेन कम्स आउट टू बी l। तो आपने कहा सर इफेक्टिव डिस्टेंस, तो अगर ये वायर एक स्ट्रेट लाइन वायर भी होता तो भी डेल्टा फाई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती, वी बी इंटू एल के बराबर ही होती, क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग द वाई डायरेक्शन इज सेम। खत्म। लास्ट पे आते हैं। आपने कहा सर डेल्टा फाई अगर बीटा बराबर 2 हो जाए तब डेल्टा फाई कितना होगा। तो आपने कहा सर अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए भी एक बात याद रखनी है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए तो v क्रॉस b डॉट dl मतलब वी बी इंटू डी वाई। आपने कहा सर बात तो ठीक है, तो dy बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो एलिमेंट की लंबाई किस दिशा में, b क्रॉस b की दिशा में, वही एलिमेंट की लंबाई आपको लेनी है, आपको dl pl की जरूरत नहीं है, राइट। आपको v क्रॉस b डॉट dl यहां पर निकल के आएगा, आपको कुछ नहीं सोचना कि सर किसका क्रॉस किसका डीएल कैसे एंगल। अगर आप एंगल को लेके कंफ्यूज हो रहे हो, आप सिंगल लाइन में वापस आ जाओ, आप बोलो सर v क्रॉस v की दिशा का एलिमेंट होना चाहिए। आपने बोला dy, तो v क्रॉस v की दिशा का एलिमेंट और सिर्फ y डायरेक्शन से मतलब, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर dv बराबर, जैसे अगर मैं इस कंडीशन में बात करता तो यहां पर आ जाता v b इंटू डी वाई फ्रॉम लिमिट y1 टू y2, जहां से जहां तक आपको निकालना निकालो, सिंपल कंडीशन है। तो बस याद रखना एलिमेंट भी हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, v क्रॉस b की दिशा में होगा। चेंज इन लेंथ किस डायरेक्शन में, उसी दिशा में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बस अब आपने कहा चलिए आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा देखो बेटा यहां पर अपने को बोल दिया गया है 1 प्लस वाई बाई एल इनके बीटा की पावर बीटा। तो चलो आओ भाई कैलकुलेट करते हैं इसको। d5 से डिनोट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू b इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू b इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन y बराबर 0 से y बराबर l तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा। तो पहला आ जाएगा बी वी इंटू डी वाई प्लस दूसरा हो जाएगा बी वी अपॉन एल इंटू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन एल स्क्वायर सॉरी, और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल और इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से एल, तो b और b तो बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 टू l प्लस b v अपॉन एल स्क्वायर y क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू l।
तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा BVL प्लस ये आ जाएगा BVL इंटू 4/3, दैट इज कॉल्ड एज द फाई। तो अगर हम रिजल्ट मैच कराएं तो देखते हैं रिजल्ट क्या है, जल्दी आ जाइए। कैलकुलेट किया आप लोगों ने, मैच किया क्या? 4/3, वेरी गुड। तो आपने कहा सर अगर मैं तीनों की बात करूं तो 2, 3, 4 ये तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत सही हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने दो बहुत अमेजिंग कंसेप्ट डिस्कस किए और अमेजिंग कंसेप्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद और बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरह पढ़ाई करते रहो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते रहो, हम लोग शॉर्ट आउट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।